टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की स्थापना सन 1911 में हुई थी। इसके बाद सन 1916 में स्थापित आंध्र वैली पावर सप्लाई कंपनी का एकीकरण इसके साथ हुआ। आज टाटा पावर कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2300 मेगावाट है। कुछ नई इकाइयों की स्थापना पर विचार जारी है और अगले कुछ वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। टाटा पावर न केवल जल विद्युत बल्कि सौर और वायु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी कार्यरत है। भारत में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास के रूप में टाटा पावर द्वारा सन 1915 में भिवपुरी एवं खपौली संयंत्रों द्वारा उत्पादन सर्वप्रथम प्रयास था। कंपनी के थर्मल पावर संयंत्र मुंबई में ट्रॉम्बे, कर्नाटक में बेलगाम तथा झारखंड के जोजोबेरा में कार्य कर रहे हैं। जल विद्युत संयंत्र पश्चिमी घाट तथा वायु ऊर्जा संयंत्र अहमदनगर में कार्यरत है। उत्कृष्ट ऊर्जा तकनीक की शुरुआत करने और उसके संचालन में कंपनी सबसे अग्रणी है। भारत की प्रथम 500 मेगावाट इकाई की स्थापना टाटा पावर ने ही ट्रॉम्बे में की थी। कंपनी की लाइन एवं वितरण हानियां भारत भर में सबसे कम 2.4% है। पिछले 90 वर्षों से टाटा पावर ने बंबई में विद्युत उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट सेवा मुहैया कराई है। कंपनी की एक वितरण इकाई वर्तमान में दिल्ली में भी कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापित ये नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये उपक्रम काफी सफल रहा है। शुरुआत में दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच ये समझौता 5 वर्ष का था, जिसकी सन 2005 में समीक्षा होनी थी। सूत्रों के अनुसार बाद में इसे अगले 4 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। इन 5 वर्षों में लाइन तथा वितरण हानियां इससे संबंधित क्षेत्र में 51% से घटकर 28% रह गई हैं। टाटा पावर लिमिटेड ने मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कई परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। इनमें दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान आदि में विभिन्न मेगावाट की परियोजनाओं की स्थापना शामिल है। टाटा पावर ने पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में 1200 किलोमीटर ताल पारेषण परियोजना में भागीदारी पर सहमति दी है। ये भारत की ऐसी सर्वप्रथम पारेषण परियोजना है जो सरकारी एवं व्यक्तिगत भागीदारी पर आधारित है। टाटा पावर ने मुंद्रा में 4000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना का ठेका भी प्राप्त किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सन 1968 में एकाधिकार व्यापार प्रतिबंध के आसन्न संकट को देखते हुए टाटा सन्स ने विशेषज्ञता के आधार पर कंसल्टेंसी इकाइयों का गठन किया, जो इस प्रकार थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ शुरुआती डगमगाहट के बाद टाटा ने एक उत्कृष्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फकीर चंद को जिम्मेदारी सौंपी, जो न केवल स्वदेश में बल्कि अपने अनुसंधान पत्रों और उत्कृष्ट तकनीक की खोज के कारण विदेशों तक में प्रसिद्ध थे। सन 1973-1974 के लिए वे 3 लाख इलेक्ट्रिक इंजीनियरों की सदस्यता वाले अमेरिकी इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी के 30 सदस्यों में से एक चुने गए। उन्हें अमेरिका के कई नामी संस्थानों का दौरा करने तथा वहां चल रहे अनुसंधान कार्यों को देखने का अवसर मिला, साथ ही अपने विभिन्न सहयोगियों के विचार जानने का भी। उन्होंने आने वाली सूचना क्रांति को भली भांति समझ लिया तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के सुनहरे भविष्य को अच्छी तरह रेखांकित किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक प्रथम स्तर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सर्विस प्रदाता के रूप में रूपांतरित किया। ये टीसीएस ही था कि जिसने आयकर विभाग के लिए करदाताओं हेतु पैन यानी PAN नंबर विकसित किया।
आज टीसीएस के लगभग 50 देशों में 1,12,000 से अधिक आईटी कंसल्टेंट है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुख्यतः आईटी सर्विसेज, बिजनेस सॉल्यूशन तथा आउटसोर्सिंग में व्यवसायरत है। व्यापार क्षेत्र। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को कई उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का अनुभव और उनमें विशेषज्ञता हासिल है। इनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इंश्योरेंस, यात्रा, यातायात और आतिथ्य सेवाएं, रिटेल, ऊर्जा, यूटिलिटी, संचार सेवाएं आदि हैं। ये निम्न का संचालन करती है। आईटी सेवाएं, सिस्टम इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग सॉल्यूशंस और प्रबंधन सेवाएं। आउटसोर्सिंग, ऐसी सेवाएं तथा कार्यक्रम देना जो कार्यों में कुशलता, बिजनेस सॉल्यूशन और सेवाओं के प्रबंधन कार्य में मददगार हो। बिजनेस सॉल्यूशन, ऐसी रणनीति तथा हल उपलब्ध कराना जो ग्राहकों को उनके व्यवसाय प्रबंधन में आई चुनौती से निपटने में सहायक हो। सलाहकार सेवाएं, व्यवसाय के लक्ष्य तय करना, रणनीति का खाका तैयार करना, सुझावों का कार्यान्वयन तथा उनकी प्रभावकारिता का आकलन। इंजीनियरिंग और औद्योगिक सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्रों जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी, यूटिलिटी और फार्मास्यूटिकल आदि में कंपनियों को सॉल्यूशन पेश करना ताकि वे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता तथा प्रभावी संचालन प्राप्त कर सके। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, डेटा सेंटर का प्रबंध and user computing services, application management services, command center services और प्रबंध सिक्योरिटी सर्विसेज मुहैया कराना। इनके अलावा भी टीसीएस अन्य क्षेत्रों जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, फुल सर्विसेज आदि सेवा क्षेत्रों में भी कार्यरत है। टीसीएस इनोवेशन के क्षेत्र में भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। इसके पास उन्नत तकनीक प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं हैं जो नई तकनीक क्षेत्र में अनुसंधान स्तरीय नए उत्पाद प्राप्त करने हेतु कार्यरत है। इनमें नई पीढ़ी के सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं, मानव कंप्यूटर इंटरफेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रिड कंप्यूटिंग आदि शामिल है। टीसीएस के संयुक्त सहायक और अनुषंगी उपक्रम इस प्रकार है। प्रत्यक्ष अनुषंगी, एपी ऑनलाइन, सीएच टेक्नोलॉजीज, सीएमसी, डिलीजेंटा, एक्सजेनिक्स कनाडा इनकॉर्पोरेशन, टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, टीसीएस एशिया पैसिफिक, टीसीएस बेल्जियम एसए, टीसीएस ड्यूचलैंड जीएमबीएच, टीसीएस फ्रांस एसए, TCS Netherland BV, TCS Schwerig AB, TCS Switzerland, Tata Infotech Singapore, Tata Infotech Deutschland GmbH, TCS FNS, TCS Ibro America SA, WTI Advanced Technology। अप्रत्यक्ष अनुषंगी, CNC America Incorporation, Swedish Indian IT Resources AB, Tata Information Technology, Tata Consultancy Services Solution Center S, TCS Argentina SA, TCS Brazil SC, TCS D Mexico SA DCV, TCS Inversons Chile, TCS SD, TCS D Hispana, TCS D Brazil, TCS Chile SA, TCS Italia SRL, Tata Consultancy Services Japan, TCS Malaysia SDN BHD, TCS Luxembourg SA Kaplan, TCS Portugal Unipesol, TCS Chile, Chromicom SA, Systeco SA, Sysprom SA, Pentacrom SA, Pentacrom Services SA, Custodia de Documentos Intrams,
फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज यूरोप, मलेशिया, अफ्रीका, चिली तथा अन्य कई देशों में विभिन्न केंद्रों से, चांगवान इन्वेस्टमेंट्स आदि। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में है तथा दुनिया के लगभग 50 देशों में इसका व्यवसाय फैला हुआ है। तिरुवनंतपुरम में इसका एक प्रशिक्षण संस्थान तथा पुणे में डाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर के नाम से एक अन्य संस्थान कार्यरत है। आर्थिक क्षेत्र में जारी मंदी का दौर तथा कमजोर वैश्विक औद्योगिक स्थिति के बावजूद सन 2009-2010 के प्रथम तिमाही हेतु जारी आंकड़ों के अनुसार कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में कंपनी के राजस्व में 12% का उछाल आया और ये 7,207 करोड़ रुपए हो गया। टेली सर्विसेज के प्रत्येक क्षेत्र में टाटा की सेवाएं जारी हैं, चाहे वे बेसिक टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीफोन या इंटरनेट या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लंबी दूरी की बातचीत हो। अंतर्राष्ट्रीय कॉल यह विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित करता है, जिसका इसने अधिग्रहण किया है। उच्च तकनीक और सेवाओं के क्षेत्र से टाटा का जुड़ाव सन 1980 में रतन टाटा द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के बाद शुरू हुआ। तब उस समय ये क्षेत्र दूरसंचार विभाग के लिए सुरक्षित था। सरकार का रवैया भी एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाला था। जब निजी क्षेत्र के लिए टेलीफोन यंत्रों के निर्माण का क्षेत्र खोला गया तो टाटा ने केरल सरकार के साथ एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। इस प्रकार केल्ट्रॉन का जन्म हुआ। टाटा ने एक जापानी कंपनी के सहयोग से अहमदाबाद में PABX सेटों का निर्माण शुरू किया। बाद में एक अमेरिकन कंपनी से संपर्क किया। सन 1990 में सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए अपने द्वार खोल दिए। सन 1995 में सरकार ने देश में सेल्यूलर टेलीफोन के लिए निविदा आमंत्रित की। टाटा ने बेल कनाडा के साथ सन 1997 में संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। सन 1999 में टाटा टेली सर्विसेज ने आंध्र प्रदेश में बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। बाद में 5 अन्य टेलीकॉम सर्कल्स कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में भी कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त किया। ये क्षेत्र देश के 56% ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी अनुषंगी इकाई टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के साथ TTCL देश भर के 7,500 शहरों और कस्बों में 3.2 करोड़ ग्राहकों को सेवा मुहैया करा रही है। सन 2005 में कंपनी ने मोबाइल सेवाओं के क्षेत्र में कदम रखा और देश के 22 टेलीकॉम सर्कलों में यह अपनी सेवाओं का संचालन कर रही है। इसका नेटवर्क भारत में सबसे अच्छा माना जाता है। व्यवसाय का क्षेत्र टाटा टेली सर्विसेज दूरसंचार के क्षेत्र में टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में ये CDMA X तकनीक के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। कंपनी दूरसंचार के सभी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है, चाहे ये मोबाइल सेवाएं हो या वायरलेस डेस्कटॉप फोन्स या पब्लिक बूथ टेलीफोन अथवा वायर्ड लाइन सेवाएं। इसकी अन्य सेवाओं में वैल्यू एडेड सेवाएं जैसे वॉइस पोर्टल, रोमिंग, पोस्टपेड इंटरनेट सर्विसेज, 3-वे कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, टाटा कार्ड्स, कॉलिंग कार्ड्स सर्विसेज आदि हैं। कंपनी द्वारा उपलब्ध अन्य उत्पादों में प्रीपेड वायरलेस डेस्कटॉप फोन्स, पब्लिक फोन बूथ्स, मोबाइल हैंडसेट्स, वॉइस और डेटा सर्विसेज जैसे गेम्स, वॉइस पोर्टल, पिक्चर मैसेजिंग, न्यूज, क्रिकेट, ज्योतिष आदि शामिल है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के साथ कंपनी को GSM सेवाएं प्रदान करने का अधिकार मिला है, जिसे कंपनी ने इसी वर्ष शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है।
टाटा इंडिकॉम मोबाइल सेवाएं मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कंपनी ने प्रमुख टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ विश्वसनीय और तकनीकी रूप से उन्नत नेटवर्क हेतु भागीदारी की है। संयुक्त उपक्रम, अनुषंगी और सहायक इकाई टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, वर्जिन मोबाइल इंडिया वर्जिन मोबाइल ग्रुप के साथ फ्रेंचाइज पर आधारित। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी इंटरप्राइज डाटा इंटरनेट सर्विसेज भारत की सबसे वृहद दूरसंचार कंपनी है। मुंबई स्थित ये कंपनी 40 देशों के लगभग 80 शहरों में संचालनरत है। अपनी अनुषंगी टाइको ग्लोबल नेटवर्क द्वारा ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल बैंडविड्थ प्रदाता है। टाटा कम्युनिकेशंस की अन्य अनुषंगी हैं VSNL कनाडा, जिसे पूर्व में टेलीग्लोब कहा जाता था, जो नियोटेल दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख भागीदारी कंपनी है। विदेश संचार निगम लिमिटेड की वर्ष 1986 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापना की गई थी। सन 2000 में टाटा ग्रुप ने इसके नियंत्रण का अधिकार हस्तगत कर लिया। सन 2008 में इसे टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड नाम दिया गया। सन 2008 में टाटा कम्युनिकेशंस ने 2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत के वैश्विक विस्तार कार्यक्रम की घोषणा की। टाटा स्काई, ये टाटा ग्रुप और स्टार टीवी का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें 80% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की तथा 20% स्टार टीवी की है। यद्यपि इसकी स्थापना सन 2004 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसने व्यावहारिक रूप से सन 2006 से कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में ये लगभग 140 चैनलों पर कार्यक्रम उपलब्ध कर रहा है। कंपनी इंग्लैंड की स्काई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का स्काई ब्रांड प्रयोग करती है। सन 2008 में कंपनी ने टाटा स्काई प्लस के नाम से PVR सर्विस शुरू करने की घोषणा की जिसमें MPEG-4 सापेक्ष सेट टॉप बॉक्स में 45 घंटे की रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। टाइटन इंडस्ट्रीज, ये टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है जो कलाई घड़ियों का निर्माण करती है। इसके द्वारा निर्मित घड़ियों में टाइटन, फास्ट्रैक, सोनाटा, नेबुला और जाइलिस ब्रांड शामिल हैं। इसके कार्य क्षेत्र में घड़ियां, उनकी एसेसरीज और ज्वेलरी आदि हैं। इसकी निर्माण इकाइयां होसुर, देहरादून और गोवा में है। ये तनिष्क ब्रांड नाम से आभूषणों का निर्माण भी करती है। सन 1987 में टाइटन का घड़ी विभाग शुरू किया गया था। उस समय ये HMT और ऑलविन के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी थी। टाइटन घड़ियों का भारत के 25% बाजार पर कब्जा है। अपनी विपणन अनुषंगी इकाइयों द्वारा ये दुनिया के लगभग 40 देशों को घड़ियों का निर्यात भी करती है। यह अनुषंगी इकाइयां सिंगापुर, अदन, दुबई और लंदन में हैं। भारतीय बाजार में विपणन हेतु इसकी एक लंबी रिटेल श्रृंखला है। तनिष्क, वर्तमान में तनिष्क भारत का सबसे प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड है। भारत में ब्रांडेड आभूषण पेश करने वाला ये सर्वप्रथम ब्रांड है। 22 कैरेट शुद्ध सोने के आभूषण हीरो और रंगीन रत्नों से सुसज्जित कर ये देश में एक विस्तृत श्रृंखला में पेश करता है। तनिष्क की स्थापना सन 1995 में की गई थी। इसने सुनारों की खानदानी परंपरा को चुनौती देते हुए बहुमूल्य आभूषण के क्षेत्र में नए नियमों की शुरुआत की। टाटा की शुद्धता की गारंटी के साथ बाजार में प्रवेश कर इसने तहलका मचा दिया। तभी ये पता चल गया था कि भारत में खरा सोना के नाम पर आभूषण निर्माता सदियों से आम जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित शुद्धता को इसने तकनीक की कसौटी पर कसकर बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार से लोगों को परिचित कराया।
ये तनिष्क ही है कि जिसने कैरेट मीटर जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके बिना सोने के आभूषण को हानि पहुंचाए सोने की शुद्धता परखने का साधन मुहैया कराया। भारत में आभूषण निर्माण कला के क्षेत्र में नए अनुसंधान का तनिष्क ने उत्पादन केंद्र तथा आधार स्रोत स्थापित किया। 1,35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली इसकी विशाल इकाई सभी आधुनिक मशीनों और यंत्रों से सुसज्जित है। तमिलनाडु के होसुर में स्थापित फैक्ट्री विभिन्न शैली के आभूषण बनाने वाले कारीगरों के कार्य को केंद्रीकृत करती है। एक तरफ वे कारीगर हैं जिनसे कम मेहनताने पर कार्य कराकर आभूषण निर्माताओं द्वारा उनका शोषण किया जाता है, जबकि तनिष्क के कारीगरों को कार्य करने की उत्कृष्ट स्थितियां और उचित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। यही कारण है कि आज तनिष्क काफी प्रगति पर है और कई शहरों में इसकी विपणन शाखाएं खुल गई हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा ग्रुप की वो कंपनी है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करती है और इंजीनियरिंग और डिजाइन सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। सन 2005 में कंपनी ने यूरोप की इसी क्षेत्र में कार्यरत एक बड़ी कंपनी इनकैट का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मुख्यालय पुणे के पास स्थित है। अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई जो कि डेट्रॉयट, डेनवर और लंदन में है के मार्फत कंपनी अमेरिका और यूरोप में अपने कार्य का संचालन करती है। कंपनी थाईलैंड में भी व्यवसाय कर रही है। वोल्टास लिमिटेड। मुंबई स्थित टाटा की कंपनी मुख्यतः इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन कंपनी है। ये उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र जैसे हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, माइनिंग, वाटर मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में कार्यरत है। टाटा एआईजी। टाटा एआईजी जनरल टाटा ग्रुप और अमेरिकी इंटरनेशनल ग्रुप एआईजी का एक संयुक्त उपक्रम है। इससे टाटा ग्रुप की भारत में प्रमुखता तथा एआईजी की वैश्विक स्थिति का संयुक्तिकरण हुआ है। इस उपक्रम में टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी 74% तथा एआईजी की 26% है। टाटा एआईजी की जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सन 2001 में भारत में अपना व्यवसाय शुरू किया। ये सामान्य बीमा के प्रत्येक क्षेत्र जैसे मोटर, गृह दुर्घटना और स्वास्थ्य, यात्रा, ऊर्जा, समुद्री संपत्ति देयता तथा कई अन्य विशेष वित्तीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है। एआईजी बीमा और वित्त सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का प्रमुख व्यवसाय करता है। लगभग 130 देशों और क्षेत्रों में ये सफलतापूर्वक अपना कार्य संचालित कर रही है। एआईजी की इकाइयां वाणिज्यिक, सांस्थानिक और व्यक्तिगत ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रही है। इसके अलावा भी एआईजी कंपनियों रिटायरमेंट सेवाओं, वित्तीय और संपत्ति प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में भी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है। एआईजी न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो तथा स्विट्जरलैंड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। द ताज ग्रुप। जमशेद जी टाटा के मन में 4 मुख्य योजनाएं थीं जिन्हें वे अपने जीवन काल में पूरी करना चाहते थे। वे थीं स्टील, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी तथा एक ऐसा होटल जिसके मुकाबले में एशिया में दूसरा होटल ना हो। वे बंबई में एक ऐसा होटल बनाना चाहते थे जो दुनिया के उत्कृष्ट होटल के स्तर का हो। उनके जीवन काल में उनकी एक यही तमन्ना पूरी हो पाई जब सन 1903 में शानदार ताजमहल होटल का बंबई में उद्घाटन हुआ। ताज आज आवभगत का पर्याय बन चुका है। ग्राहक संतुष्टिकरण के मामले में ताज दुनिया में सर्वोत्तम है। ताज
ताज ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। कुआलालंपुर में संपन्न वर्ल्ड ट्रैवल सेरेमनी में ताजमहल होटल मुंबई को दुनिया के सभी ट्रैवल एजेंटों ने एक स्वर से एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे अच्छा होटल घोषित किया। केरल में ताज ने ग्रीन टूरिज्म के नाम से एक परियोजना शुरू की है कि जहां ताज ग्रुप के 5 होटलों में विशेषज्ञ आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध है। सन 1903 में अपने उद्घाटन के समय से ही ताजमहल पैलेस और टावर मुंबई ने एक इतिहास बनाया है। यहाँ अनेक महाराजाओं, राजकुमारों, राष्ट्रपतियों तथा अन्य प्रमुख हस्तियों ने ताज का आतिथ्य ग्रहण किया है। ताज वास्तु का भी एक उत्कृष्ट नमूना है जो अरब सागर और गेटवे ऑफ इंडिया का मनमोहक दृश्य कराता है। इसमें विदेशी शिल्प और तकनीकों के साथ भारतीय शिल्प तथा कलाकृतियों का भरपूर उपयोग हुआ है। सन 1970 में अतिरिक्त निर्माण के फलस्वरूप होटल में कमरों की संख्या दुगनी हो गई। इस टावर विंग की परिकल्पना एक ख्याति प्राप्त अमेरिकी मेल्ट बेकर नामक वास्तुशिल्पी ने की थी। हांगकांग के पास स्विस डिजाइनर डेल कीनर के पास इसकी आंतरिक साज सज्जा का प्रभार था। इसमें भारतीयता का पुट रखा गया, जैसे उदयपुर शैली के रिलीफ पैनल, तंजौर शैली के स्तंभ, भारतीय रेस्टोरेंट आदि। सन 1990 में ऊपर के 4 मंजिलों के कमरों का फिर से आधुनिकीकरण किया गया। लगभग 1 सदी से ताजमहल पैलेस दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स और कलात्मक चीजों का एक तरह से स्टोर हाउस बन गया है। यहाँ ये चीजें काफी संख्या में प्रदर्शित है। सुविधाएं: ताजमहल पैलेस एंड टावर में 565 कमरे तथा 46 स्वीट्स है तथा इसकी सुविधाएं भी उत्कृष्ट स्तर की हैं। ये ताज क्लब रूम तथा स्वीट्स हेतु व्यक्तिगत प्रकार की बटलर सर्विस भी मुहैया कराता है। यहाँ ये बटलर एक गाइड तथा सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। होटल व्यवसाय सेवाओं में शामिल है वायरलेस इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, कलर कॉपियर, इन हाउस कॉन्फ्रेंसिंग, किराए पर मोबाइल, लैपटॉप, पोर्टेबल प्रिंटर उपलब्ध, अनुवाद, दुभाषिया तथा सेक्रेटरियल सेवाएं किराए पर उपलब्ध, मल्टीमीडिया कंप्यूटर उपलब्ध। अन्य सेवाओं में 24 घंटे डाइनिंग, बेबी सिटिंग, ब्यूटी सैलून, कार हायर, करेंसी एक्सचेंज, ड्राई क्लीनिंग, फ्लोरिस्ट, हाउस डॉक्टर, लॉन्ड्री तथा ट्रैवल सेवाएं आदि। जब ताज लहूलुहान हुआ। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बंबई के जिन 2 बड़े होटलों पर हमला किया, उनमें ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल भी एक था, जिसमें बड़े पैमाने पर आतंकवादियों ने विनाश लीला की। कुल मिलाकर जान माल का काफी नुकसान हुआ। यहाँ मरने वाले 31 लोगों में अतिथि सहित स्टाफ के कर्मचारी भी शामिल थे। जब 49 घंटे से अधिक समय तक की घेरेबंदी के बाद मुंबई को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, तब तक कुल मिलाकर 10 स्थानों पर उन्होंने 183 लोगों को मार डाला था तथा 239 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। ताज का बुरा हाल था। खून से लथपथ कमरे और गलियारे, गोलियों से हुए छेद, ग्रेनेडों की मार से हुआ ध्वंस, जले हुए आंतरिक हिस्से। अतिथियों तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ ताज के कई कर्मचारियों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। ताज के महाप्रबंधक की पत्नी और 2 बच्चे भी वहां लगी आग की भेंट चढ़ गए। लेकिन मुंबई वासियों की तरह ताज के कर्मचारियों ने भी हिम्मत नहीं हारी तथा ताज को दोबारा गरिमामय स्थान पर पहुंचाने का प्रण किया। ताज में अतिथियों का पुनः सत्कार। आतंकवादी हमले के 24 दिन बाद 21 दिसंबर 2008 को ताजमहल पैलेस होटल पुनः खुल गया और इसमें अतिथियों का आगमन शुरू हो गया।
दिसंबर को इसके सारे रेस्टोरेंट में बुकिंग पूरी हो चुकी थी। होटल के पुनः खुलने के अवसर पर रतन टाटा ने मुंबई में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले अतिथियों और सुरक्षा कर्मियों को याद करते हुए अपने होटल के उन कर्मचारियों का भी शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अतिथियों की जान बचाई तथा एक नया अध्याय लिखा। द ट्री ऑफ लाइफ। जिन लोगों ने 26 नवंबर को आतंकवादियों के हमले में होटल में अपने प्राण गंवाए, उनकी याद में द ट्री ऑफ लाइफ के नाम से एक स्मारक का लोकार्पण भी किया गया। इसके आधार पर उन 31 लोगों के नाम दर्ज किए गए ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जा सके। इस स्मारक का आधार जयदेव बघेल की वह कलाकृति है जो 5वीं मंजिल की सीढ़ियों के पास स्थापित थी, जहां ये आतंकी हमले से अविचलित अपनी पूर्व स्थिति में ही पाई गई। इस आतंकी हमले के बाद न सिर्फ ताज होटल बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में शिकार हुए लोगों, मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए ताज ने एक फंड की स्थापना की। इस आतंकी हमले में सेना, पुलिस, फायर सेवा, होटल के कई कर्मचारियों तथा अतिथियों और सामान्य लोगों को भी प्राण गंवाने पड़े और कई घायल हुए थे। भारत और भारत से बाहर से भी शुभ चिंतकों ने होटल को पुनः स्थापित करने तथा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपनी शुभ इच्छाएं भेजी। ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट। इसके प्रत्युत्तर में ताज ग्रुप ने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य हमले के शिकार लोगों तथा मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत पहुंचाना था, चाहे वे सामान्य जन हो, सुरक्षा बलों के जवान या ताज के कर्मचारी या आतंक पीड़ित अन्य संस्थानों के लोग हों। ये ट्रस्ट आने वाले वर्षों में भी हिंसा, प्राकृतिक आपदा तथा अन्य दुखदायी घटनाओं के शिकार लोगों की सेवा करता रहेगा। इसमें इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड के अलावा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट ने भी बहुमूल्य शुरुआती योगदान देना मंजूर किया। विदेशी दानदाताओं के योगदान हेतु भी सरकार से सहमति लेने पर विचार किया गया। इस हेतु एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का भी गठन किया गया, जिसमें रतन टाटा, N.A. सोनावाला, A.P. गोयल, R.K. कृष्ण कुमार, R.N. ब्रिक्रसन तथा A. मुखर्जी शामिल हैं। आतंकी हमले की इस कठिन घड़ी में रतन टाटा ने बड़े धैर्य से काम लिया, लेकिन स्टेट मशीनरी की लापरवाही, लेट लतीफी तथा सरकारी एजेंसियों में समन्वय के अभाव से वे काफी क्षुब्ध थे। उन्होंने अपनी यह अप्रसन्नता स्पष्ट तथा सलीके से व्यक्त कर दी जब उन्होंने स्वयं अपनी लोगों और संस्थानों की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं संभालने का विचार व्यक्त किया। सन 2000 से लेकर अब तक विदेशों में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इनका लेखा जोखा निम्नवत है। सन 2000 टाटा टी द्वारा इंग्लैंड की चाय कंपनी टेटले का अधिग्रहण किया गया। ये अधिग्रहण 43.2 करोड़ डॉलर में संपन्न हुआ। इस अधिग्रहण से टाटा टी दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज्ड टी कंपनी बन गई। फरवरी 2004 टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की देबो ग्रुप से वाणिज्यिक वाहन इकाई के अधिग्रहण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर 10.2 करोड़ डॉलर की लागत आई। अगस्त 2004 टाटा स्टील ने सिंगापुर की स्टील मिलर नेट स्टील लिमिटेड को 28.6 करोड़ डॉलर में खरीदा। जून 2005 टाटा कॉफी ने अमेरिका की एट ओ क्लॉक कॉफी कंपनी को ग्रिफिन इन्वेस्टमेंट से खरीद लिया। जुलाई 2005 टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अमेरिका की टेलीग्लोब इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को 23.9 करोड़ डॉलर में तथा टाइको इंटरनेशनल ग्लोबल अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क इकाई को 13.0 करोड़ डॉलर में खरीदा। सन 2006
टाटा टी ने अमेरिकी वाटर फर्म एनर्जी ब्रांड इनकॉर्पोरेशन की 30% हिस्सेदारी 67.7 करोड़ डॉलर में खरीदी तथा एक साल के अंदर ही 1.2 अरब डॉलर में इसे कोका कोला को बेच दिया। जनवरी 2007 टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप का 12 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया। किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में यह अभी तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। मार्च 2007 टाटा पावर ने इंडोनेशिया में 1.3 अरब डॉलर में 2 कोयला खदानें खरीदी। जनवरी 2008 टाटा केमिकल्स ने अमेरिकी सोडा ऐश निर्माता कंपनी जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन को 1.1 अरब डॉलर में प्राप्त किया। 26 मार्च 2008 टाटा मोटर्स ब्रिटिश कंपनी फोर्ड मोटर्स के लग्जरी ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर का अधिग्रहण करने में सफल रही। ये सौदा 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में संपन्न हुआ। इसके अलावा हाल के दिनों में टाटा एडवांस सिस्टम्स ने अमेरिका की एक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी सिकोरस्की के साथ हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। इसके अधीन 19 सीटों वाले S-92 हेलीकॉप्टर